हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण वर्णन विस्तार से उसको देखा है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेरी पिछली क्लास का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसमें जाके पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हैं, जिससे उनको पिछली क्लास में क्या हुआ उसकी जानकारी मिल सके। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का वर्णन जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है उसकी जानकारी हम लोगों ने देखा है। अब मैं आज अपने आगे की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ में इस काल की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी क्यों प्राप्त नहीं होती है इसको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस काल में लिपि और भाषा आ तो चुकी थी लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा चुका था, ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये था क्योंकि जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो क्रम है उसमें हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यताएं, ये भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र में ये सभ्यताएं हमको प्राप्त नहीं हुई हैं। ये हमको उत्तर पश्चिमी भाग में, भारतवर्ष के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में ये सभ्यताओं का खोज हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में इनका मिलना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सब सारी सभ्यताएं उत्तर और पश्चिमी जो अखंड भारत रहा वहां से हमको उनके प्रमाण मिले हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल का उल्लेख छत्तीसगढ़ में हमको नहीं मिलता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल का कोई उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का जो कालक्रम है इसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल के अंतर्गत आता है। अब वैदिक काल के अंतर्गत आता है, इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसी समय आर्यों ने वेदों की रचना की थी या वेदों का संकलन किया था। तो वेद क्या है? वेद से ही भारत के संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है, जिससे भारत की संपूर्ण जानकारियां वेदों से प्राप्त होती है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? इनके संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद के संकलन करता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। अब वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो पहला इसका जो भाग है वो होता है ऋग्वैदिक काल। और जो उसका दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल या परवर्ती वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक।
और उत्तर वैदिक काल या परवर्ती वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये वैदिक काल दो भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या इसको परवर्ती वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल या परवर्ती वैदिक काल का जो कार्यक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक है। अब हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का नाम ऋग वैदिक काल क्यों पड़ा? ऋग वैदिक काल के निर्माता थे आर्य। और आर्यों के द्वारा ही ऋग्वेद, मतलब आर्यों के द्वारा नहीं, सॉरी, आर्यों के समय या इस समय ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके रचनाकर्ता थे विश्वामित्र जी। अब वेद तो जानते हैं आप, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब हम इंडियन जीएस पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे, उस समय इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दूंगा। तो ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र जी ने की थी, और ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्यों का ही उस समय ज्यादा, इस काल में आर्य ही रहे, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऋग्वैदिक काल से संबंधित कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। अब क्यों जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसका कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस ऋग्वैदिक काल के समय जो आर्य थे, इनका निवास स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य निवास करते थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो सप्त सैंधव प्रदेश हमारे अखंड भारत का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है। मतलब सप्त सैंधव प्रदेश किसको कहा जाता है? 7 नदियों का स्थान। 7 नदियों का स्थान ही क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश था। जब हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे तब मैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा आप लोगों को दूंगा। फिर भी इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, ये 7 नदियां कौन कौन सी है। लिख तो नहीं पाऊंगा, लिखने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। सिंधु, सतलज, व्यास, झेलम, रावी और सरस्वती, इन 7 नदियों का जो स्थान था, इसी के किनारे आर्य रहे, इसलिए इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। क्योंकि उस समय आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ या मध्य भारत में नहीं हुआ था, इसलिए ऋग्वैदिक काल की जो भी घटनाएं हैं वो हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में एक जिक्र मिला है। वो जिक्र ये है कि कश्मीर के मुंज पर्वत से, कश्मीर के मुंज पर्वत और विंध्य क्षेत्र तक का वर्णन है। बस ऋग्वेद से इतनी ही जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल से छत्तीसगढ़ का कुल मिलाकर के कोई रिलेशन लगभग या नहीं रहा, क्योंकि हमको जानकारी कहाँ तक मिलती है? कश्मीर के मुंज पर्वत से विंध्य क्षेत्र तक की जानकारी मिलती है। विंध्य क्षेत्र तक का ही वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में अपन बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल को परवर्ती वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका समय काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। पौराणिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय पुराणों की रचना हुई थी, इसलिए इसको पौराणिक काल कहा जाता है। अब पुराण क्या है? पुराण ऐतिहासिक स्रोत का ऐसा साधन है जिससे समस्त ऐतिहासिक जानकारियां हमको
प्राप्त होती है। अब पुराण के रचनाकर्ता कौन थे? तो पुराण के रचनाकर्ता मैं आपको बता दे रहा हूं, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये पुराण के रचनाकर्ता थे। पुराणों की संख्या आपको पता ही होगी कि पुराणों की संख्या 18 होती है, तो इसलिए इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। पुराण से भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जानकारी है, सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमको प्राप्त होता है। अब इसके रचनाकर्ता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में हमको छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानकारी हमको मिली है वो ब्राह्मण ग्रंथ से मिली है। किससे मिली है? ब्राह्मण ग्रंथ से। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ से तो जानकारी मिली है, ये भी मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से मिली है। पहला है कौशितकी और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? तो क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? मैं बता रहा हूं आपको। जो हमारे वेद हैं या संहिता है, जिनको हम वेद या संहिता कहते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इनको समझने के लिए आर्यों ने गद्य रूप में एक रचना की, जिसको कहते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर एक वेद का एक या एक से अधिक जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो यही है कौशितकी। तो कौशितकी कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौशितकी है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो कौशितकी से हमको क्या जानकारी मिली है? तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, दोनों से हमको छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी मिली है। तो कौशितकी से जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। इसमें कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। कौशितकी में मैं बता रहा था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, जिसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है और उसके साथ नर्मदा नदी का भी, पहले किसका वर्णन मिला? विंध्याचल पर्वत का, साथ में नर्मदा नदी का भी उल्लेख रेवा नदी के नाम से हुआ गया है। किसके नाम से? रेवा के नाम से। नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता रहा होगा, इसीलिए इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है। किससे? कौशितकी से, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब दूसरा आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो यजुर्वेद का है। तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? छत्तीसगढ़ की जानकारी सर्वप्रथम इसी ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। और दूसरी चीज, इससे पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का वर्णन मिलता है। अब पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का वर्णन मिलता है, इसका मतलब पूर्वी समुद्र माने बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी समुद्र माने अरब सागर। इसका वर्णन हमको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। अब हम इसके आगे उत्तर वैदिक काल को दो भागों में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल को, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूं। उत्तर वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ेंगे। रामायण काल और महाभारत काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता रहा? तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिण कोसल। और एक जनश्रुति के अनुसार इसका नाम कोसल भी मिलता है।
अब इसी कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। और बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य, जिसका कई बार रामायण में जिक्र हुआ है। रामायण में बहुत बार दंडकारण्य का उल्लेख हुआ है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल या कोसल और बस्तर का नाम दंडकारण्य, और रामायण में इसका कई बार उल्लेख हुआ है। तो कोसल नाम क्यों पड़ा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक जनश्रुति के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में, कहां पर, विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक राज्य था जिसके राजा कोसल थे, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम कोसल पड़ा। तो कोसल नाम होने का कारण मैं आप लोगों को बता दिया कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक राज्य था, और उस राज्य के राजा का नाम क्या था, कोसल था, और इसी नाम की वजह से इसका नाम कोसल पड़ा, ऐसी जनश्रुति है। और दूसरी जो दक्षिण कोसल है, इसका मैं वर्णन करना चाहूंगा कि इसका नाम दक्षिण कोसल क्यों पड़ा। सॉरी, कोसल वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था भानुमंत। भानुमंत की पुत्री का नाम था कौशल्या। क्योंकि कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए इसका नाम कौशल पड़ा इनके वजह से। और कौशल्या माता जान रहे हैं आप, श्री रामचंद्र जी की माता थी, और इनका विवाह हुआ था उत्तर कोसल के राजा दशरथ जी के साथ। क्योंकि भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या, वो भी इकलौती पुत्री थी, इसलिए इनका विवाह हुआ दशरथ जी से। तो जब विवाह हुआ, इनके पुत्र न होने के कारण इनकी मृत्यु के पश्चात इनका राज्य दशरथ जी को मिला। फिर इनसे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, और श्री रामचंद्र जी के दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो श्री रामचंद्र जी ने लव को उत्तर कोसल का राज दे दिया, और कुश जी को दक्षिण कोसल का राज दे दिया गया। इनकी राजधानी थी कुश स्थली। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास कह लीजिए रामायण काल में, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं किसमें, बस्तर में। अब बस्तर का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि समय नहीं है। तो बस्तर का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा, ये मैं आप लोगों की जानकारी कल की वीडियो में दूंगा। कल का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा। कल हम पढ़ेंगे बस्तर का नामकरण, दंडकारण्य क्यों पड़ा, और महाभारत काल की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। लिंक करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है। और जो नए स्टूडेंट हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, पिछली वीडियो को देख लें, जिससे उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।